19 जुलाई 2024 शुक्रवार को परभनी के जंतर मंतर उपोषण मैदान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट परभनी की ओर से धरने आंदोलन किया गया। विशालगढ़ कोल्हापुर मस्जिद और मुस्लिम बस्ती पर दहशतगर्द हमले को लेकर ये धरने आंदोलन इन मुद्दों को लेकर रखा गया। भारत के राष्ट्रपति को परभनी जिलाधिकारी द्वारा निवेदन दिया, यूएपीए कायदे के अंतर्गत हमला करने वालों पर कड़क कार्रवाई की जाए। संबंधित निष्क्रिय व कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले कसूरदार जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को जल्द से जल्द निलंबित करके कार्रवाई की जाए। इस हमले में धार्मिक स्थल, मुस्लिम समाज के घरों का शासन ने नुकसान भरपाई करके दी जाए। हमले में जख्मी हुए प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाए। मुस्लिम समाज के लिए संरक्षण कायदे जल्द से जल्द विशेष अधिवेशन बुलाकर जल्द अमल में लाए। इन सभी घटना की सखोल चौकसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्फत की जाए। इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो लोकशाही मार्ग से इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इस निवेदन में कहा। आप इस निवेदन की कॉपी देख सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पदाधिकारी एडवोकेट इम्तियाज खान, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, सैयद सगीर, मुद्दसिर असरार, शेख अखिल, ख्वाजा अशरफुद्दीन, यासीन इनामदार, शेख निसार पेड़गांवकर, शेख अथरुद्दीन, एडवोकेट अब्दुल खदीर, एडवोकेट फैसल लाहजी, इन्हीं के साथ मौलाना जहांगीर नदवी, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर, एनसीपी शरद पवार गढ़ के अब्दुल रहमान खान, एनसीपी के आसिफ शेख, सामाजिक कार्यकर्ता मुशफ़ खान, इन सभी की मौजूदगी रही। इस धरने आंदोलन में एडवोकेट इम्तियाज खान ने बोलते हुए कहा कि जिस तरह से औरंगाबाद में इम्तियाज जलील तो परभनी में इम्तियाज वकील, एडवोकेट इम्तियाज ने आने वाले समय में एमआईएम पार्टी को और जो मुस्लिम समाज की बात करेगा महाराष्ट्र में उस पार्टी को चुनकर लाना है और मजलिस के रहनुमा रहेंगे तो ये सब नहीं देखने सुनने को मिलेगा। वो अपने हक की बात विधान भवन में रखेगा। महाविकास आघाड़ी को भी निशाना बनाया, कहा कि मुस्लिम समाज ने एक साथ उलेमाओं के कहने पर वोट किया, साथ दी, मगर ये मत समझो कि विधानसभा में इन दोगले पार्टियों के साथ मुस्लिम समाज नहीं जाएगा। जो उलेमा कहेंगे वही होगा। मुस्लिम समाज में सदियों से एक वाक्य चले आ रहा जो सत्य है। मीर सादिक ये भी उन मुस्लिमों को तंज मारा जो सत्ता में रहकर भी इधर उधर की बात लगाने का काम करते हैं, समाज की मुखबिरी करते हैं। एडवोकेट इम्तियाज खान भी इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पार्टी से आमदार के लिए चुने इच्छुक है, ये भी उन्होंने बताया। आने वाले समय ही बताएगा अपनी बात का लोहा मनवाने वाले पार्टी के साथ मुस्लिम समाज जाता है या उन दोगले पार्टी जो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ होता है। उतना ही आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण, ये तीनों चीजों को लेके हमको आने वाले जो सरकार से हमारे जो भी डिमांड है हम मंजूर करा के लेंगे। जितना आरक्षण जरूरी है उतना ही संरक्षण भी जरूरी है। शहरी का तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण के भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे जो प्रार्थना स्थल है इसको चाहे दरगाह हो या फिर मस्जिदें हो, इसको संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। उतनी मैं अपनी जगह, वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी जगह लेता हूँ। आप सभी का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, आज परभनी शहर में कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के घरों पे, मस्जिदों पे और दरगाहों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, इसके खिलाफ सरकार अपना काम करना चाहिए, मुसलमानों को रक्षण देना चाहिए। इसके ऊपर आज का यह जलसा रखा गया है। मागील काही वर्षापासून मुस्लिम समाजाला केव्हा आतंकवादी, केव्हा उग्रवादी, धर्मभेद, कर्मभेद, जातीभेद, कधी दर्ग्यावरून विषय तर कधी मस्जिदीवरून विषय तर कधी नमाज पढण्यावरून विषय हा सातत्याने या भारतामधील मनोवाद्यांनी आग लावण्याचा प्रयत्न केला। मित्रांनो, ज्यावेळेस विशालगडाच्या मस्जिदीवर तोडफोड झाली, माझी बारकाईची नजर व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर सातत्याने चालू राहते, कारण की सोशल मीडियावर मी खूप जास्त ऍक्टिव्ह आहे। खूप दुःख वाटलं मला या गोष्टीचं
12 तास लुटले आणि एकही मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तीने त्याच्यावर ट्विट केला नाही किंवा आपली आवाज काढली नाही किंवा त्याच्यावर बोलला नाही. हा खूप मोठा खर्च आहे. आता मौलानाने सांगितलं की हा समाज झोपलेला आहे का मेलेला आहे. आम्ही कुठं आहे आम्हाला स्वतःला विचार करावा लागेल. परभणीमध्ये 1,17,000 आपण लोक आहेत जे ज्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार आहे, संविधानिक अधिकार आहे. परंतु आम्ही हा त्याचा पक्ष, त्याचा नेता, तो मी तिकडे का जाणार, मी तिकडे कशाला जाऊ आणि मला कोण काय म्हणणार, कोणता विषय डोक्यामध्ये चालू आहे. सर्वप्रथम तुम्ही लक्षात ठेवा की आप लोग मुसलमान हो. आपका नबी एक, आपका अल्लाह एक, आपकी कुरान एक, आपकी इबादत का की जगह है. फिर आप कौन से फितना में जा रहे हो. ये जुल्म जो आपके ऊपर बढ़ रहा है इसकी वजह यही है आप मुर्दार होते हुए जा रहे हो. ये मैं सोचता हूं. क्योंकि मराठी में कहावत है जो माणूस जिवंत आहे तो हरकत करणार आणि तो हरकत केल्यानंतर त्याच्याजवळ ताठपणा येणार नाही. माझ्या बंधूंनो, आपल्याकडे बरेच नेते जिवंत झाले आणि ते ताठ झाले. मला आमदारकी पाहिजे, मला खासदारकी पाहिजे. अरे समाजाकडे कोण पाहणार. मुलगा सही बात आहे. हा जो समाज आहे ते कुणाकडे पाहून जिवंत राहणार. तो आज विशाळगडावरील काही महिलांचे कानातले तोडून घेऊन गेले, कोणावर वार करण्यात आला, त्यांची आवाज कोण उठवणार. हा प्रश्न खूप मोठा आहे. काल जयंत पाटील सोबत माझं बोलणं झालं. आज जितेंद्र आव्हाड 12 वाजता विशाळगडावर पोहोचतात का. परभणीमध्ये मोठे नेते नाही का. त्यांना फोन लावता येत नाही, समाजाबद्दल बोलता येत नाही. हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. आम्ही खूप मोठ्या आवाजाने सांगतो की आम्ही महाविकासला आणि त्याच्या निवडणुकीमध्ये राहिलेल्या उमेदवारांना मतदान केलं. बंधूंनो, तुम्हाला हा प्रश्न आहे की तुम्ही ज्याला मतदान केलं त्या शहरामध्ये नेते आहे कुठं. फक्त चष्मे द्यायला, रोडवर उभे राहून पाणी पाजवायला, यासाठी आमचं जीवन आहे का. जोपर्यंत आमच्या समाजामधून आम्ही स्वतः उभं राहणार नाही तोपर्यंत आमचा नेता कोणी तयार होणार नाही. आम्हाला बुद्धजीव माणूस बनला पाहिजे. जब तक हम बुद्धजीव नहीं बनेंगे, सोच विचार वाले नहीं बनेंगे, उलमाओं के पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कोई भी पीछे खड़े रहने वाला नेता नहीं पैदा होगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने घर के मसले मस्जिद में, अपने मोहल्ले के मसले मस्जिद में, अपने शहर के मसले मस्जिद में, अपने जिले के मसले मस्जिद में. और हम कहाँ हैं, हम पॉलिटिशियन में. हम जैसे हमारे भाई ने कहा ऑफिसों में जा रहे, कोर्ट में खड़े रह रहे, जुए के अड्डे पे खड़े रह रहे. जब तुम मस्जिद में ही नहीं जाओगे तो वो जुल्म करने वाले तुम पर हावी नहीं हुए क्या. अल्लाह के सामने झुकना सीखो मेरे भाइयों. तुम नहीं जीतेंगे, तुम नहीं जीतेंगे, वहां पे नहीं गिर जाएंगे तो तुम्हारे पीछे कोई भी ताकत खड़े नहीं रह रही है. राजकारण से पेट नहीं भरता. 30 साल से राजकारण कर रहा हूं मैं. कितने साल से. मेरे कौम की मुझे कदर है, मेरे कौम को मेरे को किताब है. मैं राष्ट्रवादी में काम करता हूं, लेकिन भाई के वास्ते मैं यहाँ पे आया हूँ. मेरे को किसी का बहना नहीं चाहिए. मैं एक मुसलमान हूँ. टोली में हमने सर रख लिया. खत्म होने से अब क्या डरे हम. कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया. साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, बात यह है कि हमको डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, हमको गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे मारा जा रहा है. आज जो विशालगढ़ का मामला है वो क्या है. विशालगढ़ से 4 किलोमीटर दूर गाजापुर है. विशालगढ़ एक तरफ. आज तक की गवर्नमेंट क्या सो रही थी क्या. वो विशालगढ़ की हिफाजत करना गवर्नमेंट का काम है. गवर्नमेंट ने वहां पर अतिक्रमण क्यों होने दिया. और क्या हमारी मस्जिद और मुसलमानों के घर ही मिले उनको तोड़ने के लिए. क्या उसके लिए वो जो शाहू महाराज का जो पोता है वो जवाबदार नहीं है. उसके ऊपर गुनाह दाखिल क्यों नहीं करते. हमारा ये बोलना है कि आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों को ऐसा अत्याचार होता है
है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश के अंदर बर्बाद का कहर बर्बा कर देगी। अपने माध्यम से ये मैं समझा देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन को, शासन को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे समाज का संरक्षण करे। तो मुस्लिम समाज का संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? हमारे मस्जिदों में क्यों हमले हो रहे? हमारे कुरान शरीफ को क्यों जला दिया जा रहा है? इसकी हमें बहुत पुरजोर कोशिश देखने की जरूरत है कि क्या वजह है। हमने आज लोकसभा के अंदर भर के वोट दिए तो क्या वजह 13 तारीख को आह्वान करते हैं और 14 तारीख को हुकूमत के वो जो खासदार है वो लेकर वहां पर वो लेकर लोगों को लेकर जाके हमारे लोगों पे हमला करता है। तो ये लोगों को कहना था, ये जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने रोकना चाहिए था। 13 तारीख को जब आह्वान हुआ 14 तारीख को विशालगढ़ में जाने का, तो ये क्या विपक्ष हमारा वोट लेके सो रहा था? अभी तक क्यों नहीं कहा ये उद्धव ठाकरे, क्यों नहीं कहा राहुल गांधी का वो नाना पटोले, क्यों नहीं कहा अजीत पवार, क्यों नहीं कहा ये लोग सब? और वहां पर क्यों नहीं रोके उस प्रोटेस्ट को जो हमारे घरों पे, हमारे माँ बहनों पे हमला हुआ, हमारे पुराने मस्जिद को जला दिया गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमको भरम दे रहे हैं। लोकसभा में जैसा हमको डराया गया और लोकसभा में हमारे एक सीट को हराया गया, जो 48 सीट में एक सीट थी उसको हराया गया। आज विधानसभा में वही जो तो काम करने वाले काम कर रहे हैं कि लोकसभा में जैसा मुस्लिम क़यादत को खत्म किया वैसी विधानसभा के अंदर मुस्लिम क़यादत को खत्म करके मुसलमानों को मजबूर और माजूर करने का काम ये लोग करने वाले हैं। तो आप समझ जाइए आने वाले विधानसभा के अंदर भी हमको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। क्यों तो ये हमले होते रहेंगे, क्यों तो हम अगर डरते रहेंगे और जो डर गया वो समझो मर गया। डरना किसी से नहीं, कोई कुछ नहीं करता। इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। तुम्हारे बोलने का राइट है, तुम्हारे कहने का राइट है, तुम्हारे को सब कुछ करने का राइट है, टोपी पहनने का राइट है, हर चीज है। किसी चीज से डरना नहीं, कोई कुछ नहीं करता, कोई खुद नहीं बिगाड़ लेता है। जब तक संविधान जिंदा है जब तक हमारा कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे शासन हो या कोई आवाम हो। इसलिए कभी नहीं लेना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और आने वाले विधानसभा में आप अपने हिसाब से काम कीजिए कि हमको कितने लोग जो है तो यहाँ से भेजना है अपने महाराष्ट्र की विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। जब तक अपनी सियासत में क़यादत नहीं रहेगी, जब तक सियासत नहीं रहेगी हमारे हाथ में, तब तक कुछ हमारा होने वाला नहीं। हमको यही प्रोटेस्ट करते बैठना पड़ेगा, हमारे ऊपर यही हमले करेंगे। जब विधानसभा के अंदर हमारे 5-25 बोलने वाले रहेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगा सकेंगे। तो आज देख लो बाबा साहब अम्बेडकर के कौम को, जिस दिन में बाबा साहब अम्बेडकर के किसी एक पुतले पे हाँ कुछ विडम्बना होती है तो पूरा महाराष्ट्र जल जाता है। तो हम किस धुन में हैं? हमारे कुरान जला दिए, हमारे मस्जिद को तोड़ दिए और हम खामोश हैं। हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे, हम किसके भरोसे रहे बैठे? तो अपनी क़यादत को तैयार करो। इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुन कर लाइए। इंशाअल्लाह 15 से 20 आमदार भेजिए वहां पे, फिर देखिए क्या हल होता है वहां पे, कैसा तुम्हारे मस्जिदों में हमले होते हैं, कैसा हमारे नारे तकबीर बोलकर मैं अपने 2 लफ्ज़ यहाँ पे खत्म करता हूँ। जैसा कि हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, हम बखूबी वाकिफ है कि 14 जुलाई को जो मस्जिदों पर और मुसलमानों के घरों पर जो हमले किए गए उसके खिलाफ आज हम लोग धरना आंदोलन करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूंगा कि मुसलमानों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में झोली भर भर कर वोट इंडिया अलायंस को दिया और ये उम्मीद की कि इंडिया अलायंस मुसलमानों की सुरक्षा, मुसलमानों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन आज हम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि विशालगढ़ में जो मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, वो सब करने वाले कांग्रेस के एमपी का ही लड़का था। हम लोगों ने इत्तेहाद जरूर पेश किया, इत्तेहाद पेश कर पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस का साथ दिया, मगर आप लोग ये बात बखूबी जान लें कि हमें अपने मसाइल हल करने के लिए अपनी क़यादत होना जरूरी है।
जब तक हम अपनी क़यादत मजबूत नहीं करेंगे, नाम निहाद अपनी क़यादत नहीं, कठपुतली वाली अपनी क़यादत नहीं, वो क़यादत जो तुम्हारी आवाज असेंबली में उठाए, ऐसी क़यादत जो तुम्हारी आवाज पार्लियामेंट में उठाए, ऐसी क़यादत आपको अपनी तरफ लाना पड़ेगी। जैसा कि आप देखते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में महाराष्ट्र के 48 सीटों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक सीट को साजिश करके हराया गया और हमने पूरे महाराष्ट्र में पूरी ईमानदारी से 90% के ऊपर वोट इंडिया अलायंस को दिए और आज ये हालात बरपा है कि हमारी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं, हमारे बात कोई करने वाला नहीं। कांग्रेस शरद पवार साहब, कांग्रेस उद्धव ठाकरे साहब जो ये मसाल पे आपकी आवाज बुलंद नहीं करते, हमें इन सब चीजों से दूर होना होगा। हमें अपनी क़यादत को मजबूत करनी होगी। हमें ऐसे कायद को इलेक्ट करके देना होगा जो तुम्हारी आवाज को बुलंद करे। इसके बाद मैं मौलाना जहांगीर नदवी साहब को से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन किराम, हम पेशरो मुकर्रिरीन से जो कुछ सुनते आ रहे हैं और मसले की नौयत से हम तमाम भी वाकिफ हैं कि पिछले दिनों विशालगढ़ कोल्हापुर जिले में मस्जिदों के साथ और मुस्लिम घरानों पर हमलों के जरिए जो वाक़यात, जो वारदात पेश आई, इसको हम सोशल मीडिया के जरिए वाकिफियत हम रखते हैं उससे। ये हरकत निहायत काबिल मज़म्मत और बहुत ज्यादा बुरी हरकत के जानो माल मुसलमान का एक फिरके का अगर महफूज नहीं, इबादत का अगर महफूज नहीं, तो जाहिर है हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम शहरों में आबादियों में बसते हैं जहां पर कानून है, दस्तूर है, संविधान का राज है, हुकूमत है, पुलिस है। इस तरह के वाकयात दूसरे तबके में इश्तिहाल फैलाने का जरिया बनते हैं। हमारी कौम मुसलमानों का तहम्मुल और सब्र काबिल तारीफ है कि फिर भी हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हम कानून के दायरे में एहतजाज कर रहे हैं, ये होना ही चाहिए, हमारा जमहूरी हक। लेकिन सवाल यह है कि अगर आबादियों में जहां कानून की हुक्मरानी है, अगर ऐसे वाकयात वहां होते हैं तो सवाल उठता है हुकूमत पर, सवाल उठता है कानून के मुहाफिजों पर कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए आपने क्या कोशिशें की और ऐसे वाकयात या फिर नए वाकयात दोहराए जाने का जरिया बनेंगे। अगर इस तरह शरपसंदों को छूट दी जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, उससे हिम्मत अफजाई होती है और फिर मजीद उनको नए वाकयात के ताने बाने बनने का मौका मिलता है। इसलिए नंबर 1 पर इख्तिदार और हुकूमत का काम है कि वो ऐसे वाकयात की रोकथाम लाजमी तौर पर करे, करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, उन पर सख्ती से लगाम कसे और ऐसे वाकयात दोबारा रूनुमा न हो, इसके लिए संजीदा कोशिश की जाए। वहीं पर मैं सेकुलर पार्टियों से सवाल करता हूं कि उनकी सफों में से आवाज उठना चाहिए और वहां से मजम्मत होना चाहिए कि मुसलमानों ने पिछले इंतखाबात में दिल भरकर वोट सेकुलर फोर्सेस को दिया है। हमारे जान माल के तहफ्फुज़ के मसले में अगर वो आवाज नहीं उठाते हैं तो ये भी जो है जुल्म और ज्यादती करने वालों की हिम्मत अफजाई है और ऐसे वाकयात को मजीद रूनुमा होने का जरिया बनेगा। इस तरह हमारा खामोश होना, इसलिए हुकूमत के साथ साथ सेकुलर फोर्सेस भी ऐसे वाकयात की मजम्मत करें और इस तरह के वाकयात रूनुमा न हो, इसके लिए कोशिश करें, मजम्मत करें, आगे आए, सामने आए और ऐसे सरपसंदों पर लगाम कसने के लिए सब मिलकर कोशिश करें। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हसास रहें, अपनी आंखें खुली रखें और जब भी आवाज दी जाए तो कानून के दायरे में रहकर वाकई अपने एहतजाज अंजाम दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। जो कुछ हुआ बहुत काबिल मजम्मत है, हम तमाम मिलकर एहतजाज दर्ज कराते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम कसा जाए
और उनको खुली छूट न दी जाए और इंसाफ को वाकई बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माने रहे। मैं अपने संदेश की शुरुआत एक शेर से करता हूँ। हम आदि करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आदि करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज जो दर्द लेके हम यहाँ पे जमा हुए हैं, ये आपका, उम्मत मुस्लिमा का, परभनी का, कोल्हापुर का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरा हिंदुस्तान का दर्द है मेरे भाइयों। और ये दर्द बार बार चला जा रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो घटना हुई है विशालगढ़ पे, तकरीबन 2 घंटे तक ये घटना चली। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर दंगाइयों ने वहां के लोगों के घर तोड़े। अब आप देखेंगे, आप तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं इतिहास से। अब कानूनी तौर पे संवैधानिक जगह पे हम जमा हुए हैं और एक निषेध व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस वहां पर नरसंहार करती है, लोगों के घर तोड़ते हैं लोग, गुंडे, और पुलिस तमाशाई बन के सब देखती है। देखेगी नहीं भाई, 2 घंटे तक चला। आपको घटना मालूम है क्या हुआ? मैं छोटे में एक आपको घटना सुनाता हूँ। बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही है। ये जो विशालगढ़ है, विशालगढ़ के नीचे एक छोटी सी दरगाह है और उस दरगाह के मुतवल्ली इनामदार वो लोगों के अतराफ में, बाजू में, अतराफ अपनाफ में उनके घर है, उनके पास उसकी विरासत है और वो दरगाह की खिदमत करते हैं और उनके घर बने हुए हैं। रही बात विशालगढ़ में जो अतिक्रमण हुआ है, वो अतिक्रमण किसने किया है? ये कुछ धर्मांध लोगों ने वहां पर अपने होटल्स खोले हैं, पब खोले हैं और लविंग पॉइंट खोले हैं। लविंग पॉइंट समझता आपको? तो वो अतिक्रमण में हटाना प्रशासन को नहीं समझा। प्रशासन पहुंचा उन घरों की तरफ जिन घरों को 100 साल से 150 साल से वो लोग वहां पर रहते हैं, वहां के ईनामदार है, वहां के मुतवल्ली है और महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की तरफ से उनके नाम पे विरासत सैंक्शन है। आप देखेंगे अभी दोपहर में औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। किस बात को लताड़ा है? कि अब बरसात के मौसम में कोई हथौड़ा नहीं चलाया जाएगा, यानी कि अतिक्रमण के नाम पे तुम हमारी अखीरतों की जगहों को खत्म करना चाह रहे हैं, मस्जिदों को खत्म करना चाह रहे हैं, घरों को खत्म करना चाह रहे हैं। भाइयों, 2 घंटे तक पुलिस तमाशाई बन के मजमुआ देखती है कि क्या कर रहे हैं गुंडे, और एक प्रकार से उनका साथ देती है सरकार। सरकार के पास रैपिड एक्शन फोर्स था, आधे घंटे के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स बिठाया जा सकता था, लेकिन सरकार के गृह मंत्री उनकी बीजेपी की बैठक लेने में मसरूफ, यानी कि मुसलमान के जान और माल की, आबरू की कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं की जा रही है भाई ये कीमत? इसलिए कीमत नहीं की जा रही है कि आज अपने सपनों में मीर सादिक और मीर जाफर पैदा हो गए। वो है कि नहीं भाई? और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चले आ रहे हैं, मीर सादिक और मीर जाफर चले आ रहे हैं कि नहीं चले आ रहे हैं? हमारी क़ियादत को बर्पा नहीं होने दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे कोल्हापुर में हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने आवाज लगाई कि पूरे महाराष्ट्र में निषेध व्यक्त किया जाए। आज पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील, हर सब डिविजनल ऑफिस और हर कलेक्टर ऑफिस में मुस्लिम समाज की तरफ से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर और मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ रही है भाई। मजलिस आपके लिए मैदान में उतरी है और बहुत सारे एलिगेशन किए जा रहे हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी है, मजलिस ने ऐसा कहा, मजलिस ने वैसा कहा। मेरे भाइयों, तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स में, वीडियो में वायरल हुए। हमारे सदर की आदत है कि कोई उलमा और कोई आलिम अगर से आते हैं तो कुर्सी छोड़ के पहले बिठाते हैं। हजरत पहले स्टेज पे उन्हें बिठाते हैं, आलिम को, उलमाओं को, और ये उलमाओं के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन अपने कौम के कुछ मीर जाफर, मीर सादिक, ये उलमाओं के कांधों पे बंदूक रख के, उलमाओं को मालूम नहीं, मीटिंग ले ली जा रही है, उलमाओं का समर्थन घोषित किया जा रहा है, उलमाओं को तो कुछ मालूम नहीं, यानी कि उलमाओं के कांधों पे बंदूक रख के
ये चलाया जा रहा है कि भाई फतवे निकले। अभी आपने अभी तक के इलेक्शन कैंपेन देखे होंगे, लेकिन 2024 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कौम का साथ दिया। भाई महाराष्ट्र में सिर्फ जो रनिंग सीट थी, एक उम्मीदवार खासदार इम्तियाज जलील साहब ने सीट लड़ाई है महाराष्ट्र में से, और कोई जगह से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार नहीं दिया। और वो रनिंग सीट थी भाई, वो नहीं आना चाहिए था। क्या आपको सबको लगता है कि इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था? भाई मुसलमानों के हक की आवाज तो उठाते थे ना, नहीं उठाते थे तो रास्तों में होते थे ना भाई। और जिसको हमने आज इख्तियार में बिठाया, सत्ता में बिठाया, उसने निवेदन दिया, उसने हाल पूछा, उसने निषेध तो भी व्यक्त किया क्या वीडियो बना के कि भाई मुझे खेद है, ये जो घटना हुई है मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूँ। अरे तुम सही में अगर तो शिवाजी महाराज के वंशज होते और मावड़े होते तो आज तुम मस्जिद की रक्षा करते, उस मस्जिद को तोड़ते नहीं। तो पूरी मस्जिद के साथ मुस्लिम मैदान में आइए, इसलिए मैदान में आइए। अब संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? मैं यहाँ से मैं औरंगाबाद को जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? खासदार इम्तियाज जलील साहब को क्या करे इमामी संगठनाएं? अगर से तुम वहां पर आए कोल्हापुर, पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा, क्या बात है भाई? मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मुझे भारत में जाने नहीं दिया जा सकता। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो नरसंहार हुआ है विशालगढ़ में, उसमें परभनी से भी कार सेवक गए थे। फेसबुक में बच्चे ने वायरल किया है, एक लड़का परभनी से गया था। संभाजी भिड़े ने एक संगठन बनाई है, एक सेना बनाई है। भाइयों अपने आप में एहतियात पैदा करो, वरना हम फरार हो जाएंगे। इस तरह से निषेध व्यक्त करने से नहीं चलेगा। हर बारी को वो कर देंगे, निषेध व्यक्त कर रहे, मेमोरेंडम दे रहे। मेरे भाई हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपने सपों में इत्तेहाद लाना पड़ेगा, और जब अपने सपों में इत्तेहाद आएगा तो हम इक़्तिदार को हासिल करेंगे। अब इम्तियाज जलील साहब लड़ रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन, तो यहाँ से लोग कह रहे हैं अरे क्या सीट आती क्या भाई? अरे मेरे भाई रनिंग पार्लियामेंट का मेंबर है, 400 सवाल पूछा भाई, संसद रत्न है। और सवाल सिर्फ मुसलमानों के नहीं पूछा, दलित के पूछा, मराठों के पूछा, धनगर के पूछा, दलित पिछड़े समाज के पूछा, शेतकरियों के लिए आवाज उठाई के लिए भाई इम्तियाज जलील ने आवाज, धनगर समाज के लिए आवाज उठाई, मराठा समाज के लिए आवाज उठाई नहीं उठाई? तो आपको नहीं लगता कि ऐसा सदर समागम से सदर अगर आज लोकसभा में होता तो महाराष्ट्र का हाल अलग होता कि नहीं होता? और जिस सदस्य को हमने वहां से चुन के दिया है, शाहू महाराज को, शाहू महाराज कांग्रेस के टिकट से वहां से चुन के आए। शाहू महाराज ने तो प्रेस रिलीज दिया है कि भाई मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। प्रॉपर्टी किसकी है? वो किला किसका है? गढ़ किसका है? गढ़ शाहू महाराज का है। अगर ते शाहू महाराज एक स्टेटमेंट दे दे, बाबा जे काय अतिक्रमण झाला त्याच्या संदर्भात जे काय घटना घडली आपली, आम्ही निषेध व्यक्त करतो, आणि पुढे असं होणार नाही, किला गढ़ आमचा है, आम्ही आमच्या शहरात पाहून घेऊ, तो मसला बढ़ता नहीं था। बराबर भाई? जिस लोगों को आप इक़्तिदार पे बिठा रहे हैं, कुछ सरमायादार और कुछ मीर सादिक और मीर जाफर जिनके ताल्लुकात उनसे जुड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि मुसलमान की आदत बढ़नी नहीं चाहिए। भाई यहाँ जलसे में आने से पहले मैंने कुछ पर्चे तकसीम किए कि पहले हमें डराया गया फिर हराया गया, पहले हमें डराया गया फिर हराया गया। किस नाम से डराया गया? अरे भाई मोदी आ जाएगा, मोदी आके ये कानून बना देगा, मोदी आके वो कानून बना देगा, सीए बना देगा। क्या किया लोकसभा में? हम सब डर गए थे। डरे थे ना भाई? हाँ नहीं डरे थे, ठीक है। अब वही माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम क़ियादत को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मेरे भाई ये जो नौजवान का मजमुआ है, आपने तारीख पढ़ी होगी कि इनकलाब सिर्फ नौजवान ला सकते हैं। इनकलाब सिर्फ आजादी हो या कोई भी जंगे हो या कोई भी तहरीके हो, आप तारीख के औराह पलट कर देख लीजिए कि इक़्तिदार में सिर्फ नौजवानों ने इक़्तिदार बनाया, नौजवानों ने हुकूमत बनाई, और नौजवान एक चेंज ला सकते हैं। मेरे कौम के भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि अपने सबों में इत्तेहाद पैदा करो। जब अपने सबों में इत्तेहाद होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, जब अपने सबों में इत्तेहाद होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने मस्जिद की तरफ देखे। आज वो मस्जिद की तरफ देख रहा है और अपने सबों में इत्तेहाद नहीं होने की वजह से कल वो हमारे दरवाजे तक आ सकता है, तो उसका हाथ पकड़ने की ताकत मेरे भाई एक इत्तेहाद देगा। जब आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो हम उसका हाथ नहीं, उसका सर पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरी यही गुजारिश है
कि अपने अंदर छुपे हुए मीर सादिक और मीर जाफरों को पहचानो, अपनी मुस्लिम क़यादत को बड़ा करो। मैं नहीं कहता कि हमारे मजलिस को तुम बड़ा करो। जो भी मुनासिब शख्स है, जो चाहता है कि मुस्लिम क़यादत करे, जो मुस्लिम की समाज की सेवा करे, उस शख्स को आगे बढ़ाए। आज आप लोगों को सबक लेना चाहिए। जरांगे पाटिल साहब परभनी में आ रहे हैं, कुपोषण हो रहा है, महाराष्ट्र में कुपोषण हो रहा है। मेरे भाई, अपने रिजर्वेशन का क्या है? हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुसलमानों को इतने पिछड़ गए हैं कि इनको तालीम में और नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देना चाहिए बोले तो दे दिया गया है, लेकिन अपने पास इतिहाद नहीं होने की वजह से हम वो ले नहीं सक रहे हैं। आज मेरे भाई, पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की भर्ती हो रही है, परभनी में पुलिस भर्ती है। अगर से EWS का कोटा राज्य सरकार हमको देती थी 5%, तो आज अपने 50 नौजवान बच्चे पुलिस मैन बनते थे नहीं बनते थे भाई? अपना कोटा रिजर्व रहता था। आज जरांगे पाटिल के 100 बच्चे पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समाज में चेतना जगाई, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे अपनी जंग कौन लड़ेगा? तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं। वैसा नहीं जमेगा मेरे भाई, कपड़े हमको उतारना पड़ेगा और अपनी जंग अपने को लड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा चुका है, सिर्फ उसकी अमल बजावनी नहीं हुई, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। आने वाली 1 तारीख से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम कुल जमातों की तरफ से परभनी की यही उपोषण गिरावट पे 15 दिन का धरना आंदोलन रखा जा रहा है। 15 दिन का धरना आंदोलन है। किस ताल्लुक से? कि सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जो रिजर्वेशन दिया जा चुका है उसकी अमल बजावनी का सर्कुलर सरकार निकाले। सरकार अगर से सर्कुलर निकालती है, आने वाली पुलिस भर्ती, आने वाले गवर्नमेंट की भर्तियों में हमारे नौजवानों को मौके मिलेंगे और इंशाअल्लाह हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आने वाली 1 अगस्त से पूरे कुल जमाती यानी कि सकल मुस्लिम समाज की तरफ से यहाँ आंदोलन के राउंड पे उपोषण किया जाने वाला है। 15 दिन का उपोषण है और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग मुतहिद हुए, इसी तरह उस आंदोलन में और उपोषण में साथ दिए, तो इंशाअल्लाह जगह जर्मनी और भारत परभनी से इंशाअल्लाह उपोषण के माध्यम से हम सरकार से अपनी मांगे मनवा लेंगे कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, यानी उस कायदे को लागू किया जाए। EWS मुसलमानों को 5% शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए और तालीमी मैदान के अलावा नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाए। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए भी ये कहना चाहूंगा कि अपने सपनों में इतिहाद को पैदा करो। अभी बहुत सारा ये हो रहा है, लड़ाई भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही लड़ेगी, मैदान में भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आएगी और वोट मिलेगा महाविकास आघाड़ी को। भाई ये नाइंसाफी है, बिल्कुल ये नाइंसाफी है हमारे साथ। तो हमारा आपसे यही गुजारिश है नौजवानों से कि जिस तरह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतरती है, आप हमारी हिम्मत है, आप हमारी आवाज है। आज आप आवाज दो, आज आंदोलन को बुलंद करते हैं, आज उपोषण को बुलंद करते हैं, आप सब हमारी ताकत है। और यही ताकत जब एक जगह हो जाती है और मीर जाफर और मीर सादिक को अपने सपोर्ट से बाहर निकालती है, तो इंशाअल्लाह परभनी की विधानसभा दूर नहीं है कि परभनी में भी मजलिस का परचम लहराएगा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा में परभनी का प्रतिनिधित्व करेगी। कोई नारियल सम्राट, कोई कार्य सम्राट की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। तुम नौजवानों की वोट ही काफी है, तुम नौजवान ही काफी है। आज 1,50,000 का पॉपुलेशन मतदाता अपने परभनी विधानसभा में है मेरे भाई, अल्पसंख्यक समाज के। और आप लोगों को ये भी बताता चलो कि केंद्र शासन और राज्य शासन के नक्शे पे परभनी जिला ये माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जिला बोल के जो जाना जाता है। मालूम है आप लोगों को? ये महाराष्ट्र में से सिर्फ 2 जिलों का चयन हुआ है, एक वाशिम और दूसरा परभनी, जो कि अल्पसंख्यक जिला यानी कि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोल के घोषित हुए। इसके लिए अलग से फंड आता है, लेकिन कोई आमदार, कोई खासदार उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता, अपने अल्पसंख्यक समाज को बताता भी नहीं कि क्या योजना है। अपने अंदर जो मीर सादिक और मीर जाफर छुपे होते हैं, वही वो योजनाओं का लाभ उधर ही कागज बन जाते, उधर ही फाइल बन जाती, उधर ही भाई तुम तक नहीं पहुंचता। तो तुम तक पहुंचाने का काम ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि अपने दरमियान में अपने सपों में जो मीर सादिक और मीर जाफर छुपे हैं,
उनको बाहर निकालो, और जब समाज का मामला आएगा सब एक जगह हो जाओ। देखिए अब रहमान साहब, अब्दुल कादर साहब के तमाम लोग दूसरे संगठनों से तो अधिक है रहमान साहब, लेकिन जब कौम का मसला आया एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए, हुए कि नहीं भाई? तकलीफ उनकी भी एक है, हमारी भी एक है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी कौम का मसला आएगा पार्टी अपनी बरता एक तरफ, लेकिन जब कौम का मसला आएगा हम सब एकत्र आएंगे, इतिहाद है, इतिहाद का सबूत देंगे। और आपका ये इतिहाद और ये इतिहाद ही हमें वो ताकत देगा कि हम शासन का हाथ पकड़ के बोल सकते हैं कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो और ये नाइंसाफी को दूर करो। अब हमारी मांगनियां क्या है? हमारी मांगनियां ये है, निषेध व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार से पहली मांगनी ये है कि जिस आतंकवादियों ने, यानी कि जो धर्मांध लोग थे जिन्होंने वो मस्जिद को मुनद्दम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ यूएपीए कायदा लगाकर कार्रवाई की जाए। बराबर है? पहली मांगनी हमारी ये है। हमारी दूसरी मांगनी ये है कि वहाँ जो अतिक्रमणग्रस्त लोग कहा जा रहा है, जिनके जो मुतवल्ली है दरगाह के, जिनके घर है, जिनका नुकसान हुआ है, शासन ने उनको नुकसान भरपाई देना चाहिए। हुकूमत की गलती है। उसी तरह वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसने तमाशाई की भूमिका ली और मुसलमानों को 2 घंटे तक खुला छोड़ दिया उन दुश्मनों के बीच में कि वो जुल्म व ज्यादती कर सके, तो वो कलेक्टर, वहाँ का डिप्टी कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फौरन निलंबित किया जाए। ये ऐसी मांगनी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। और उसी तरह जो पीड़ित लोग हैं, जो जख्मी हुए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाए और उनका फ्री में इलाज किया जाए। ये हमारी मांगनी है। जो कायदेशीर मार्ग होगा तो कायदेशीर मार्ग का अवलंबन करके ये हम आंदोलन करेंगे। नारे लगाओ, कोई बात नहीं, इतिहाद का सबूत है नारे भी, लेकिन नारे लगाने का वो भी मालूम होना चाहिए अपने को। बराबर है ना? कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके शाना बशाना और आपसे यही गुजारिश है कि आप भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, हमारे हाथ मजबूत करें और इंशाअल्लाह फिर परभनी में काया पलट देखिए कि जो लोग कहते हैं ना जगह जर्मनी और भारत परभनी, जिस तरह औरंगाबाद मॉडल किया गया है हम वही कल्चर परभनी में भी करके बताएंगे। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील तो फिर परभनी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज होटल, ये भी हम करके बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आप ताकत दो और उसके बाद देखो कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करिश्मा दिखा सकती है और आप लोगों के लिए क्या कर सकती है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज्यादा से ज्यादा साथ दे और अपने सफों में के मीर सादिक और मीर जाफर को पहचाने। और मेरे भाइयों, आपका इतिहाद कायम रखे और इस इतिहाद को कायम रखने में हमारी ताकत है। वरना अगर तुम इतिहाद को कायम नहीं रखेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कल्चर यहाँ पर आ जाए। तो परभनी भी उससे छूटा नहीं है मेरे भाई। परभनी में भी बुलडोजर कल्चर आ सकता है जैसा कोल्हापुर में किया है, और जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर आया है उसके खिलाफ भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है कि जो बुलडोजर का कल्चर है उसको खत्म करना है मेरे भाइयों। और उसको खत्म करने के लिए आप हमारी ताकत है, हमारा जोश है, इसलिए हमारी ताकत को बढ़ाइए, शाना बशाना हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह परभनी में हम एक चेंज लाके आपको बताएंगे। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप सबसे पहले हो कि मस्जिद इसलिए अल्लाह ताला ने बनाई, और ये जो सारी चीजें हो रही है कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। आज हमारा मुतालबा खुद की जिंदगी का लो कि यहाँ हम जितने लोग मौजूद है, फजर में हम लोग कितने थे, जुमा में कितने हैं और असर में कितने रहेंगे, मगरिब में कितने रहेंगे और इशा में कितने रहेंगे। मेरे भाई, असल कहानी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन में है। ये बात को आप मानते या नहीं मानते? तो आज जहाँ से जागे वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और यहाँ से अहद करके निकलो कि जब तक अल्लाह हम जिंदे रहेंगे 5 वक्त बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, एक मजाक के तौर पे इंडिया के मैं गृह मंत्री फडणवीस साहब की नजरों में चीज लाना चाहूंगा
कि इंडिया के प्रोफेशनल किलर जिनके कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो एक माहौल बना के प्रोफेशनल किलर, बात को मेरी गौर करिए, वो किलर बेल पे आए हुए, वो जाके घमासान तौर पे हथियारों से मुसलमानों को मारते, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करते और छुपे लोग लाके पुलिस अरेस्ट करती। मेरा पुलिस से भी मुतालबा है, गृह मंत्री से, कि इनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए। के जंतर मंतर पर मुसलमानों का ये उमड़ता हुआ सैलाब विशालगढ़ कोल्हापुर में मुस्लिम समाज पर हुए अत्याचार के विरोध में ये जंतर मंतर का आंदोलन पुलिस प्रशासन को बताने के लिए जमा हुआ है कि हम भारतीय मुसलमान सोलापुर में हुई घटना का निषेध करते हैं कि कोल्हापुर में जिस दरगाह, जिस मस्जिद और उसके परिसर में रहने वाले मुसलमानों के घरों में घुसकर कुछ समाज कंटकों ने जो आतंक मचाया है, वो आतंक मचाने पर शासन डिक्लेयर करे कि वो आतंकवादी है। आपल्याला टोपी दाढी दिसत नाही म्हणून तुम्ही आतंकवादी म्हणतात नाही का? तुम्हाला डिक्लेअर करायला हवा की ते लोक आतंकवादी आहेत आणि ह्या मागण्यासाठी हे परभणीचे लोक जंतर मंतरवर आलेले आहेत। आणि जर शासनामध्ये बसणाऱ्या लोकांना समज आली नाही तर हे लोक परभणीच्या जंतर मंतरवर विधानसभावर येणार आहे। तर कुणाला काय होणार तुम्ही लक्ष ठेवा। आणि जे त्यांचे लोक पाठवलेले आहे तेही ऐकून घ्या आणि लिहून घ्या। तुम्ही जे या मंचावर आम्ही म्हणत आहोत तेच पाठवा। जर तुमचा धर्म सत्य आहे तर ते आम्ही बोलत आहोत तेच पाठवा। बरोबर हमारे समाज के साथ जुल्म, हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारे कुरान को जलाना। अरे जालिम, थोड़ा वक्त निकाल के जो ग्रंथ तूने जलाया है, ओ जालिम, थोड़ा वक्त निकाल के उसी ग्रंथ का कोई पेज पढ़ ले बाबा। कोई पेज एक बार मराठी में भी है, जरा पढ़ ले। अगर तू वो ग्रंथ पढ़ लेगा रिवर्स होके यहाँ आके बैठ जाएगा। मानव
इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे हुए ये घटना का पूरे जनता की तरफ से विरोध करता हुआ निषेध करते हैं। और सुनो, ये बात सही है, हम दुख में हैं। बोलो, दुख में हैं? जरा हाथ उठा के, और मैं ये मीडिया वालों से कह रहा हूं कि ये दुखी हाथों को दिखाओ। जब तक ये हाथ उठे हैं तुम संभल जाओ, ये हाथ उठे हैं तुम संभल जाओ। जितने उठा मुट्ठी बन जाएंगे, होश हमारा दिल दुखा है, हाँ हम परेशान हैं, हाँ हम दुखी हैं, हाँ हमारी मस्जिद तोड़ी गई, हाँ हमारा कुरान चलाया गया, हाँ हमारे समाज पर अत्याचार किया गया, हाँ हाँ हाँ, मगर मुसलमानों थोड़ा सा रुको रुको। ये है, जानते हो उनका ये पावर कैसे बढ़ा? उन्होंने अप्रैल मई 2024 के इलेक्शन में ये देखा कि हे सर्व भारतात बसलेले मुसलमान आता आमच्या पाठीमागेशी आलेले आहेत, हमारे पीछे हैं, हमको हमारी झोली में फिर भी वोट हमको, मस्जिद कई मामले में फिर भी वोट हमको। हमने इनके विरुद्ध में बहुत बार भारत में और महाराष्ट्र में तमाशा किया, मुसलमान हमको दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये मुसलमान हमारे पॉकेट गए, हमारे पीछे आ गए, हम जैसा ले वैसा। मैं आपसे कह रहा हूं, तवज्जो है, 2 मिनट से अप्रैल मई लोकसभा के इलेक्शन में तुम्हारे चेहरे में कोई इलेक्शन नहीं था, कोई इलेक्शन नहीं था। ये तो महाराष्ट्र के और भारत के उलमा की दूर अंदेशी थी। इनके भविष्य को देखने की क्षमता के रिजल्ट में भारत के उलमा ने मुसलमानों को ठंडे दिल से समझाया, और ये जनता ने अपने उलमा मौलवी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इन जालिमों के करतूत को थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपने आलिमों की बात मानी है। लोकसभा में तुम्हारे मशीन में हमारा वोट दिखा है। आगे जब आम्ही लोकसभामध्ये महाविकास आघाडी सोबत केलेला आहोत, तर आता ऐकून घ्या, आता लक्षात ठेवा, याच महाराष्ट्रामध्ये 2024च्या ऑक्टोबर मध्ये पुन्हा एकदा चुनाव होणार आहे। ये इतना जुमला मैं मराठी में बोल रहा हूँ, सगळ्यांना तुम काय को बोल रहे हो?
महायुती वाल्यांना लक्षात ठेवा, आता हे मुसलमान जनता काय बनत आहे. विधानसभाचे चुनाव होणार आहे. ते चुनाव आणि त्याच्यामध्ये जे पोलिंग आणि व्होटिंग होणार आहे ते तुमच्या अनुसार नाही. आताही उलमाए किराम ज्या मुसलमान अपने उलमा के साथ थे. मैं आपको ये बता रहा हूं, उलमा किस तरफ जाएंगे विधानसभा के चुनाव के वक्त वो तो डिक्लेयर हो जाएगा, मगर ये कि हम जो लोग मुसलमानों के दर्द में शरीक हैं, हम उनको अपना जानते हैं. और ये कोल्हापुर विशाल गढ़ में जो आतंकी हमला हुआ, आप मीडिया सुनो, प्रिंट मीडिया पढ़ो, इसमें कहीं भी ये लोकसभा में तुम्हारा वोट लेकर बल्ले बल्ले करने वाले एक भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं है. और तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे दुख दर्द में शरीक नहीं है तो तुम्हारा करतूत बताता है कि हम भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं हैं. अगर हम तुम्हारे साथ नहीं तो उसका कारण ये कि तुम दोगले हैं. मुस्लिम जनता पे उसका कसूर नहीं है. तुम लोकसभा से पहले मीटिंगें करते थे और हमारे दुख के बाद घरों में घुस के बैठे हो. अब आपने मैदान देखना है और हम इस जनता के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जुल्म करने के खिलाफ है तो हम जुल्म सहने के खिलाफ हैं. न जुल्म करते हैं न जुल्म सहते हैं. और आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे कि ऐसे प्लानिंग के साथ मस्जिद, दरगाह, मुस्लिम आबादी पर हमला करने वालों को और उसका सपोर्ट करने वालों को हम विधानसभा के मौके पर उनका अंजाम बताएंगे. आखिरी बात, बराबर कहा कुछ साथियों ने कि पूरे 48 लोकसभा की सीट में एक ही मुस्लिम थी और वो रनिंग सीट थी. कुछ हजार से हारी है, 1 लाख से हारी है. पूरे महाराष्ट्र से ये सीधे लोग अपने पुराने जख्म भुला के तुम्हारे झोलियों को भरते गए.
हालात देख के तुम एक आदमी का साथ दे नहीं सके, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जबान पर अलग, तुम्हारे दिल में अलग है, और जो दिल और जबान का अलग कर तुम रखेगा, यही जनता जो लोकसभा में भरोसा कर रही है, विधानसभा में तुमको पार्टी लड़ाई करके तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगी। इसके नतीजे में एक इम्तियाज जलील को हराने के नतीजे में आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं आपकी तरफ से कि एक इम्तियाज जलील को घर में बिठाने के नतीजे में पूरे महाराष्ट्र से ये अघाड़ी और महायुति को हम घर में बिठाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये कि थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा सब्र रखो। मैं जानता हूं बहुत दुख है, मगर वो दुख का रास्ता शांति से जाओ। तकलीफ है हमला, हाँ है, उसी तकलीफ का जताने के लिए हम संविधान के माध्यम से कलेक्टर साहब से कुछ निवेदन दे रहे हैं। मगर आपको कुछ बताना है तो वो यहाँ से घर जाते वक्त मत जताओ, घर में बैठे बैठे मत जताओ, गली कूचों में निकल के मत जताओ। फिर जब इलेक्शन क्लियर हो जाएगा, जब इलेक्शन क्लियर हो जाएगा, हाँ उस वक्त कहेंगे मुसलमान, पुराने जख्म याद है? हाँ है। कोल्हापुर विषय याद है? हाँ है। परभनी में भी कई वाकयात हैं, याद है? वो दिन को जाने से पहले इन करतूत को याद रखो और उनके विरोध में अहद का जवाब करो। करेंगे इंशाअल्लाह। और सूझबूझ से आपकी समझदारी ये दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का कारण होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी हिम्मत को सलाम। हाँ साहेब, हमसे अधिकारी साहब को बाला ले रहा है। साहेब, मैं सलाम करता हूँ मेरी इस जनता को, मैं सलूट मारता हूँ मेरी इस जनता को। हजार परेशानी के बावजूद ये बेचारे दुखी बन के और समझाने पर जोर से बोलो, चले जाते हैं इसलिए जोर से बोलने लगा रहा हूं कि यहाँ अधिकारी साहब अकेले हैं। आप खामोशी से चले जाते हैं, ये आवाज एसपी साहब तक जानी चाहिए। हम शांतता के माध्यम से जाते भी हैं, मगर हम एक वक्त तक जाएंगे और जब मौका आएगा तो अपनी एक उंगली से ये दुश्मनों को उखाड़ फेंकेंगे। आपको हिम्मत वाला, सब्र वाला रखे। और करबला वालों, करबला वाला, करबला का पैगाम है, वक्त का इंतजार करो, खुद जान देने तैयार रहो। भूखे रहे परवाह नहीं, प्यासे हैं परवाह नहीं, बाल बच्चे यतीम होंगे परवाह नहीं। अगर जालिम हमें मारने आया है तो हम जताएंगे कि हम अपने दीन को बचाने के लिए गर्दन कटाने आएंगे। असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। परभनी जंतर मंतर पर लाखों की, हजारों की तादाद में मुसलमानों का जनसैलाब वो इसलिए जमा हुआ था कि कोल्हापुर में जो दरगाह और मस्जिद को डिमोलिश करने की कुछ समाज कंटकों ने कोशिश की थी और उसमें मुसलमान घरों में घुसकर औरतों को, बच्चों को मारपीट किया, जख्मी किया। वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सारे समाज कंटकों ने दिन दहाड़े 2 घंटे तक ये शैतानी काम किया और पुलिस प्रशासन ने उनको छूट दी। ऐसे गलत
व्यवहार के निषेध में हम परभनी के जनता MIM के प्लेटफॉर्म से निषेध व्यक्त करने के लिए आए थे और उसमें से कुछ पद अधिकारी मिलकर सारे दूसरे पक्ष के लोग सब मिलकर हम कलेक्टर ऑफिस में ये निवेदन देने आए और मांगनी जैसे हमारे जिला अध्यक्ष इम्तियाज वकील साहब ने बताया वो सारी मांगनियां हमने लेटर के थ्रू CM तक पहुंचाई है। मैं इस माध्यम से क्लिप के माध्यम से समाज कंटकों को यह कहना चाहता हूं कि तुम 1% भी नहीं है भारत में जो भारत के शांतता को भंग करना चाहते हैं। हम बाकी सारे भारतीय मिलकर तुम्हारा संविधान के माध्यम से नाश करेंगे, तुमको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह हमारा संवैधानिक हक है और हमारा संविधान सारे भारतीयों को अमन देता है, उनके धार्मिक स्थल को चैन देता है। आप भी चैन से रहो, हमको भी चैन से रहने दो। हम अगर तुम्हारे इस दुश्मनी के नतीजे में तुमको सबक सिखाने के लिए रोड पे आ जाएं तो तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा। हम ये नहीं होने देना चाहते, इसलिए इस क्लिप के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि संविधान के माध्यम से हम जितना बल जमा करके समाज कंटकों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम इस क्लिप और ये जंतर मंतर के आंदोलन के माध्यम से ये दर्शाने के लिए कि हम दुखी है, हमारे धार्मिक स्थल पर हमला हुआ, हम दुखी है, हम दुखी है और हम दुखी है। धन्यवाद। आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभणी युनिट यांच्याकडून कोल्हापूर येथे झालेल्या अप्रिय घटनेसंदर्भात निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा आंदोलन जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड येथे ठेवण्यात आलेला होता। आमचे मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि या कार्यक्रमाला कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युनिटचे आमचे सर्व पदाधिकारी तसेच आमचे परभणीचे जनताने चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेला लाखोच्या संख्येनं लोक आणि जनता तिथे उपस्थित होती आणि आम्ही त्या सर्व भावना जे की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनने संपूर्ण महाराष्ट्रभरात एक सोबत आंदोलन पुकारलेलं आहे। यावेळेस आता तुम्ही जर बघताल तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक, पुणे या सर्वत्र ठिकाणी दुपारी 3 वाजता असं योजलं होतं की जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला संदेश पाठवायचा आहे आणि आज रोजी आम्ही सुद्धा आमच्या पक्षाच्या आदेशाचे पालन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आमच्या मागण्या आणि निवेदन राज्य शासनाला पाठवलेले आहे। आमच्या मागण्या अशा आहेत की या प्रकरणामध्ये जे दोषी आहे त्यांच्या विरुद्ध UAPA कायद्याखाली कारवाई करण्यात यावी आणि जे पीडित व्यक्ती आहे ज्यांना जे जखमी झालेले आहे त्यांना शासनाने आर्थिक मदत करावी। तसेच ज्यांची घरं वगैरे या प्रकरणामध्ये पडलेली आहे त्यांना सुद्धा शासनाने नवीन घरं बांधून द्यावी किंवा त्यांना आर्थिक मदत करावी अशी आमच्या मागण्या आहे। आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला असे आश्वासित केले आहे की ते शासनाला आमच्या मागण्या पोहोचवतील आणि त्याबद्दल पाठपुरावा करतील। आणि आज रोजी मी आमच्या कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आणि आमचे सर्व आमचे पक्षाचे महाराष्ट्राचे जनरल सेक्रेटरी आली जनाब मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहेब तसेच इतर पक्षाचे आमचे रहमान साहेब, गौजेन साहेब, समाजसेवक अब्दुल कादर साहेब यांचा सुद्धा मी आभारी आहे की त्यांनी आपला पक्ष विसरून समाजाची गोष्ट असताना एकत्र येऊन इतिहासचा सबूत दिला आणि दाखवलं की हम सब एक है और किसी तरह अगर से बॉडी में जर माणसाच्या अंगाला कुठेही जखम झाली तर सगळ्या अंगाला वेदना होतात। तशाप्रमाणे या लोक सुद्धा तडफडून आमच्या दुःखात सहभागी झाले आणि त्यांनी सुद्धा निषेध व्यक्त केला। त्याचा सुद्धा मी आभारी आहे आणि त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।